नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 पाठ 17 सांस सांस में बांस के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ का सार मैं अपनी लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस बूढ़े बांस कहलाते हैं। ये सख्त होते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। इसके विपरीत युवा बांस लचीला होता है, ये आसानी से नहीं टूटता। इसलिए जब बांसों को काटा जाता है तो बूढ़े बांस का प्रयोग किया जाता है, उसी को पहले काटते हैं। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, वैसे तो बांस से विभिन्न तरह की चीजें बनती हैं, जैसे टोकरी, चटाई, बर्तन इत्यादि। पर उनसे बनी हुई विभिन्न आकृतियों वाली टोकरियां, टेबल लैंप आश्चर्यजनक लगते हैं। बांस से बत्तख, चिड़िया जैसी टोकरियां बहुत सुंदर लगती है। वो आकृतियां इतनी सजीव होती है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार बांस से बने टेबल लैंप भी विभिन्न आकारों के होते हैं, कोई चौकोर तो कोई गोल तो कोई अंडाकार होता है। इस तरह हाथों से बनी हुई बांस की बुनाई आश्चर्यजनक व सही में सम्मान देने योग्य है। प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, कहा जाता है मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। इसके लिए उसको सामान रखने के लिए एक छोटी टोकरी की आवश्यकता रही होगी। ये भी हो सकता है कि उसने ये प्रेरणा चिड़िया के घोंसले से प्राप्त की हो और उसी से ये बुनाई सीखकर बुनाई करना आरंभ किया हो। अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य ने, हो सकता है कि जब उसने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया हो तब उसने टोकरी बनाई हो, या ये भी हो सकता है कि टोकरी कैसे बनानी है ये आइडिया उसने चिड़िया के घोंसले से लिया हो। प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर, पाठ में उत्तर पूर्वी स्थानों के 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बांस का बहुत प्रयोग होता है। इसमें विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी स्थान के एक क्षेत्र नागालैंड की बात की गई है। अब आप मैप में नागालैंड देख भी सकते हैं। आप करते हैं निबंध से आगे। प्रश्न 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। बांस के बहुत सारे उपयोग तो पाठ में बताए, लेकिन इसका दायरा भी बहुत बड़ा, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन। अब इसका उत्तर देखिए। संगीत, बांस के बने वाद्य यंत्र। संगीत के लिए बांस से बहुत सारे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे तबला, बांसुरी आदि। मच्छर, बांस की मच्छरदानी बनाई जाती है। फर्नीचर, बांस के बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी आदि। प्रकाशन, बांस का बुरादा किताब या कागज बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आ गए प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधन से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, और दैनिक उपयोग की वस्तु जो हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन पहला है हमारा चमड़ा।
चमड़े से हम जूते, पर्स, वस्त्र, बैग, थैले, बेल्ट आदि चीज़ें अपने दैनिक उपयोग के लिए बना सकते हैं। घास के तिनकों से ज़मीन पर बिछाने वाले आसन, टोकरियाँ, चटाइयाँ आदि बनाई जाती है। पेड़ की छाल से अगरबत्ती, कागज आदि बनते हैं। गोबर से उपले, दवाइयाँ, खाद आदि बनाई जाती है। मिट्टी से बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनते हैं। अब आ गया प्रश्न 3। जिन जगहों की सांस में सांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? हमें लगता है वहाँ दूर दूर तक बांस ही बांस उगा होगा। वहाँ लोग समूहों में बांस से सामान बना रहे होंगे। उनके घर की प्रत्येक वस्तु बांस से बनी होगी। उनके घर, बर्तन, व्यंजन होता है खाने की चीजें, सबके अंदर बांस का उपयोग होता होगा। यह कल्पना हमें रोमांचित कर देती है। मुझे वहां जाने का मन करता है। अब आ गए अनुमान और कल्पना पे। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। अब बच्चा, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कहा गया है कि उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उनका जवाब दीजिए। अब प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रश्न का, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि बांस से बनाए गए जो शंकु का आकार का जाल बनाया जाता है बांस से, उसका उपयोग छोटी मछलियों को ही पकड़ने के लिए क्यों करते हैं? छोटी मछलियाँ अपने आकार के कारण सरलता पूर्वक जाल से निकल जाती है। इसके विपरीत यदि किसी चौड़े जाल में रखा जाएगा तो वह उछल के बाहर आ जाएगी। अब ये बता रहे कि जब नॉर्मल जाल होता है उसे जब पानी में गिरा जाता है तो छोटी छोटी मछलियाँ उन जाल के बीच में से निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें फंस ही नहीं पाती, वो आकार में बहुत छोटी होती है। और अगर जाल बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है तो वो उसमें से कूद कर निकल जाती है। शंकु के आकार के जाल में से पानी सरलता से निकल जाता है। मछलियां इसके छिद्रों से बाहर नहीं निकल पाती। यह थोड़ा गहरा होता है, अतः मछली इसके तल में रह जाती है और उछलकर बाहर नहीं आ पाती। अब इन्होंने बताया कि शंकु के आकार का जो जाल होता है उसमें से पानी तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन उसके छिद्र इतने जरा से होते हैं कि उसमें से मछली नहीं निकल सकती, और वो गहरा भी होता है, इसलिए वो उसके तल में ही रह जाती है। प्रश्न खा, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। यह एक त्रिभुज के समान दिखाई देता है। वी इस चिन्ह के समान दिखाई देगा, वह वी चिन्ह के समान नीचे से दिखाई देगा। प्रश्न गा, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? इस तरह मछली पकड़ते समय धीरे धीरे चलकर जाल को खींचा जाता है, इससे मछलियां जाल में फंस जाती है। अब आ गए शब्दों पर गौर। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलियानुमा, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये जो आपको वाक्यांश दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं।
अब उत्तर देखिए। हाथों की कलाकारी। तुमने बहुत सुंदर मेजपोश बनाया है। तुम्हारे हाथों की कलाकारी को मानना पड़ेगा। दूसरा, घनघोर बारिश अर्थात बहुत ज़्यादा बारिश। आज दिल्ली में घनघोर बारिश हो रही है। तीसरा, बुनाई का सफ़र। मेरी बुनाई का सफ़र 20 साल पुराना है। चौथा, आड़ा तिरछा। ढंग से बनाओ। ये क्या आड़ा तिरछा बना रहे हो? पांचवा, डलिया नुमा। मेरे पास डलिया नुमा बर्तन है। छठा, कहे मुताबिक। गोविंद को मेरे कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। अब आ गए व्याकरण पे। प्रश्न 1, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जब बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है बुनावट। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। अब पहला है बुनावट, बुन जमा आवट। इसके जैसे शब्द बन सकते हैं सजावट, बनावट, मिलावट। इन तीनों में ही आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा, नुकीला, नुक जमा ईला, नुकीला। फिर इससे हम शब्द बना सकते हैं रंगीला, सजीला, नशीला। इन सब में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दबाव, दब जमा आव, दबाव। अब इसमें आव प्रत्यय लगाए, इससे बनेगा चुनाव, सुझाव और बनाव। इन सब में आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा आ जाता है घिसाई, घिस जमा आई। अब आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द है पढ़ाई, भलाई और रुलाई। अब इन शब्दों से वाक्य आप स्वयं बनाइएगा। अब आ जाता है प्रश्न 2, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। सबसे पहले आता है अंगूठा। अंगूठा होता है हमारा अंगूठा। तर्जनी, अंगूठे के साथ वाली उंगली। मध्यमा, मध्यमा होती है बीच वाली उंगली। अनामिका, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, वह होती है अनामिका। कनिष्ठा, छोटी उंगली। अब इन सब उंगलियों के नाम आप सब अपनी भाषा में अपनी परिवार वालों से जान सकते हैं। हिंदी में सभी उंगलियों के नाम इस प्रकार है। एक बार चित्र में भी देख लीजिए। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अब आ जाते हैं प्रश्न 3, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। सबसे पहले आता है अंगूठा अर्थात अंगूठा, फिर तर्जनी, अंगूठे के साथ वाली उंगली, मध्यमा, बीच वाली उंगली, फिर आती है अनामिका, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, फिर आता है कनिष्ठा, छोटी उंगली। तो ये हुई हमारी उंगलियों की पहचान। ये पाठ बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।